हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको ईवीएस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके सीटेट में काफ़ी ज़्यादा बार ट्रेंड हुए हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट फुल एनर्जी के साथ। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको घर के प्रकार दिए गए हैं और देखना है कौन से सही है कौन गलत है। ए आपका कहता है कि राजस्थान में ग्रामीण लोग जो होते हैं वो कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के लोग जहाँ पे देखिएगा कटीली झाड़ियों की छतें, तो वो आप राजस्थान से संबंधित होगा, सही कर देंगे। मनाली, अगला कह रहा है बी, मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, क्या यहाँ घर जो है बांस के खंभों पर बनाया जाता है? तो यहाँ दोस्तों आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। मनाली के अंदर घर बांस के खंभों पर नहीं, बल्कि बांस के खंभों पर घर असम के अंदर बनाए जाते हैं। और इन बांस के खंभों की ऊंचाई जो होती है वो भी सीटेट में पूछ लेता है 10 से 12 फीट आपकी, या बात करें आपकी 3 से 3.5 यानी 3 to 3.5 मीटर होती है। अब इतने ऊंचे बांस पे घर बनाए जाते हैं। तो ए स्टेटमेंट आपका असम के लिए सही होगा, ना कि मनाली के लिए। सी कहता है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं और उनका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे जानवर और आवश्यक चीज़ें रखी जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेह में ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ए सही है, आपका सी सही है, बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए सी वाला ऑप्शन आपका पहला है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सीटेट के अंदर आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जो नए बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, तो डरना नहीं है, बल्कि बहादुरी के साथ 120 का स्कोर करके आना है, इतना आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने जानवरों से रिलेटेड वीडियो आपका डाल दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीटेट के अंदर आती हैं चैनल पर पड़ा है, देख सकते हैं। एक कहता है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी हाथियों के बारे में सही है। अगर काऊ की बात करें, गाय की, तो दोस्तों गाय भी 4 घंटे की ही नींद लेती है। हाथी भी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब बी कहता है कि एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, वयस्क हाथी होता है, वो एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एक जो वयस्क हाथी होता है वो 100 किलो पत्तियां एक दिन में खाता है, लगभग 100 किलो। अब तौल के थोड़ी खाएगा कि 100 किलो ही खाना है, लेकिन लगभग आपका क्या है, 100 किलो ही पत्तियां खाता है, पत्तियां और झाड़ियां। तो बी आपका भी सही हो जाएगा। सी कहता है उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, क्योंकि कीचड़ से उनकी त्वचा ठंडी रहती है। बिल्कुल दोस्तों, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना भी बेहद पसंद है। तो सी भी सही हो जाएगा। डी कहता है हाथी के झुंड में सबसे वृद्ध जो मादा हाथी यानी फीमेल एलिफेंट होती है, वही सारे डिसीजन लेती है। तो ये बात सही है। यहाँ दोस्तों आपका जो ग्रुप होता है हाथियों का, उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो डिसीजन लेती है वो ग्रुप की जो सबसे वृद्ध मादा फीमेल एलिफेंट होती है, वही उसकी ग्रुप की लीडर होती है, नेता होती है। तो डी भी सही है। तो बात आपकी ए सही है और सी डी सही है। बी यहाँ पे अगर 100 केजी होता तो सही होती। तो ए सी डी वाला ऑप्शन आपका सेकंड है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर जो मैं आपको लगातार मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, पेपर इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं। एनसीएफ 2005 ईवीएस सीखने के लिए क्या कहता है? ए कह रहा है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिएगा पेडागोजी के अंदर कि अगर सीमाएं कह दे तो आप ऑप्शन को तुरंत गलत कर देंगे। कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं बच्चों के बीच में लगानी है। बाउंड्री लगा देंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल बात सही है। यहाँ प्रोत्साहित होता तो गलत होता। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रट्टा ना मरवाया जाए भैया। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ बी सही हो जाएगा, हतोत्साहित यानी कम करना। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, बिल्कुल सही बात है कि किताब पे ही डिपेंड नहीं रहना है। किताब के अतिरिक्त आपको किताब में जो दिया है, आप जो पढ़ा रहे हैं, उसको बाह्य जीवन से जोड़ना है। ये भी बात बिल्कुल सही है, किताबों पर डिपेंड नहीं रहना है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे आपका ए गलत है,
ए गलत हो जाएगा। यहाँ बी और सी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी सी डी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बरगद पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। अब बताइए भाई, जड़ें पेड़ों के को खंभों की तरह सहायता प्रदान करती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटक जाती हैं, या आपके इनके तने में या जल में, या जड़ लिख लीजिए, जल संचित होता है, या जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो इनमें आपका बात, ये जो जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ की, ये बात सही है कि सहारा प्रदान करती हैं खंभे की तरीके से। आपने देखा होगा कि बरगद का कुछ इस तरीके से आपका पेड़ होता है यहाँ पे ये पेड़, और इसकी जड़ें नीचे लटकती रहती हैं, ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। तो इसकी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, नीचे भी लटक जाती हैं। इनकी जड़ में जल संचित नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपकी विशेषता नहीं है थर्ड वाली, बाकी इन सारी विशेषताएं हैं बरगद के पेड़ की। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पौधा जिसमें पत्तियां होती हैं जो सब्जियों के रूप में उपयोग की जाती है तथा इनके बीजों का प्रयोग तेल उत्पादन में किया जाता है, वो पौधा कौन सा है। क्या पालक है, नारियल है, पत्ता गोभी है, या सरसों है। तो यहाँ भैया पत्ता गोभी से कौन सा तेल निकाला जाता है, पालक से भी तेल नहीं निकाला जाता। ये सब्जी के लिए सिर्फ यूज होती हैं। यहाँ बात है सब्जी और तेल दोनों के लिए यूज होती है। नारियल तेल के लिए आपका यूज होता है लेकिन सब्जी के लिए नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, सरसों सही हो जाएगा। इसकी पत्तियों की सब्जी जिसको साग बोलते हैं, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, वो आपका सही हो जाएगा। इससे ही आपका तेल, सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो निकाला जाता है। सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ए बी सी आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगला बढ़ें और क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन आपका है, एक ही फसल को बार बार उगाना तथा अधिक मात्रा में रसायनों का यानी आपका केमिकल्स का और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना मिट्टी को क्या बना देगा। उपजाऊ बनाएगा क्या, या आपका बंजर बनाएगा, या एक प्रकार की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा, या सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाएगा। तो अगर आप एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाकर उसमें बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो वो आपकी ज़मीन को बंजर बना देगा, ना तो उपजाऊ बनाएगा, ना किसी फसल के लिए उपयोगी, ना सिंचाई के लिए। बी ऑप्शन आपका थम्स अप कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन, एक मछली मर जाती है जब उसे ऐसे एक्वेरियम में यानी मछली घर में रखा जाता है जिसमें पहले उबले और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया हुआ पानी भर दिया जाता है। पहले उसे उबाल दो और फिर कमरे के रूम टेम्परेचर पर उसे ठंडा कर दो और एक्वेरियम में भर दो, मछली मर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पानी ऑक्सीजन रहित हो जाता है, या मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं रहता है, या इसके मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, या मछली इनमें तैर नहीं पाती है। तो जो सबसे एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन रहित आपका क्या हो जाएगा, पानी। भैया आपने उबाला फिर ठंडा कर दिया, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, यहाँ मछली मर गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जो डेड सी है वो क्या है, मृत सागर क्या है। एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है। क्या डेड सी का पानी जहरीला है? एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन यानी साल्टी है। एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार अधिक आते हैं, लो टाइड हाई टाइड। वह समुद्र जिसमें जहाज को चलाना खतरनाक हो। तो मृत सागर दोस्तों वो सागर है जहां पे एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे नमकीन है। अगर आई थिंक मैं सही हूं तो आपका एक अगर लीटर पानी लिया जाए तो यहाँ 300 ग्राम नमक पाया जाता है। एनसीईआरटी ऐसा कहता है, एक लीटर में 300 ग्राम, इतनी अधिक ये आपका साल्टी है। तो मृत सागर आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा, बाकी के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। सीटेट बहुत ज़्यादा पूछता है, इसका भी वीडियो मैंने आपकी जो पर्सनालिटी पूछी जाती हैं उनका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा, वहाँ से एक एक चीज़ तैयार कर लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक से हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। जब वो 12 साल की थी तब से उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। इसमें सही स्टेटमेंट कौन से है? वेट लिफ्टर है, बात सही है। कर्नाटक से हैं, ये बात गलत है। कहाँ से हैं आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं।
सी कहता है कि 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती, बिल्कुल सही बात है, और जब वो 12 साल की थी तब से वजन उठाना शुरू कर दिया था, ये भी बात सही है। तो ए, सी और डी किधर है? आपका पहला ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा, बी आपका रॉन्ग है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन है पोचमपल्ली। ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है सीटेट के अंदर दोस्तों, बहुत बार आता है। पोचमपल्ली, सीटेट और इसका नाता बहुत गहरा है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी उस बुनाई को भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्न में से किसका भाग है? पोचमपल्ली किसका भाग है? कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा या तमिलनाडु? तमिलनाडु में एक चावल दोस्तों खाए जाते हैं जिनको हम पोन्नी चावल बोलते हैं। यह चावलों की प्रजाति है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में दिया गया। बोरा चावल आपकी असम से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूँ वो भी तैयार कर लीजिएगा। तो बात करें पोचमपल्ली की, तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा। तेलंगाना में एक जगह पड़ती है पोचमपल्ली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तैयार कर लीजिए। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। अगर हमें दोस्तों, हम लोगों को 1 किलोमीटर दिखाई देता तो ये 4 किलोमीटर बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। तो ये दोस्तों आपका कौन सा समूह हो जाएगा? कौवा बाज कबूतर, चील बाज गिद्ध, चील कबूतर तोता या कौवा चील बुलबुल? तो 4 गुना हमसे अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकने वाला जो ग्रुप होगा वो चील बाज गिद्ध का होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे? यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है वो किस पर फोर्स करता है? क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर? किस पर बल देता है? जो एजुकेशन है दोस्तों वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षक केंद्रित जहाँ पे देखना वहाँ ऑप्शन को काट देना। स्वयं करके सीखने पर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जितना ज़्यादा स्वयं करेंगे उतना ज़्यादा अधिगम उनका अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। रट्टा नहीं मारना है, ऑप्शन कैंसिल। समस्या हल करने पर ये उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है जितना बी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए कहता है केरल के जो लोग होते हैं वो नारियल करी के साथ उबला टैपियोका खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। केरल के लोग जो होते हैं वो नारियल करी के साथ उबला टैपियोका खाते हैं और केले के फूल की सब्जी भी खाते हैं। और यहाँ एक नाव भी होती है, छोटी नाव, जिसे वल्लम कहते हैं। तो सीटेट के अंदर पूछा जाता वल्लम का संबंध किससे है? केरल से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेपेंथिस कीड़े, नेपेंथिस एक पौधा होता है जो कीड़े मकोड़े और चूहे मेढक को भी फंसा के खा जाता है। ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब बताइए ये बात सही है? तो जी हाँ, ये दोनों बातें आपकी सही हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? किस तरफ केंद्रित होना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को? क्या अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण यानी याद करने की ओर, पुरस्कार या ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर? तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ देखिए, अपने सहपाठियों से आपको प्रतिस्पर्धा, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। याद तो बिल्कुल नहीं करना है, कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं करना है। ये ऑप्शन ही, ये वर्ड ही आपका निगेटिव हो जाएगा। और हम लोग जब थे तो घर वाले क्या कहते थे कि याद करो याद करो। अब वो याद करने वाला सिस्टम खत्म हो गया। बच्चे आराम से घूमे कि एनसीएफ क्या कहता है, याद नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है आपका गलत हो जाएगा। पुरस्कार और ट्रॉफी के लिए आपको नहीं पढ़ना है। सक्रिय भागीदारी द्वारा सृजन की ओर यानी क्रिएटिविटी की ओर एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। तो ये आपका लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन अब 2009 क्यों लगा है? आपका 2009 को ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। आपका ये एक्ट पारित हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है, नाम के आगे 2009 लगा है। बाकी आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो आज के इस वीडियो के अंदर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए किए हैं। अगले मॉक टेस्ट के अंदर फिर से मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।